Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 13th of July 2020. 13 जुलाई 2020 का हिंदू का कंप्लीट न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे. बिफोर वी स्टार्ट, जिनको यूपीएससी प्रीलिम्स की रिवीजन सीरीज ज्वाइन करनी है, दे कैन ज्वाइन अस फ्रॉम द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन मिलो. नीचे हमने सी सैट चैनल की भी लिंक डाल रखी है. जो सी सैट हमने नया चैनल बनाया है उसमें काफ़ी अच्छे से मैथ्स और इन सब की चीज़ें डिस्कस की जाती है. तो अगर आप कोई और एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि एसएससी की कर रहे हैं, या आपका मैथ्स पोर्शन वीक है क्योंकि उसमें टीयर 2 होता है, पूरा मैथ्स बेस्ड है, तो आप नीचे लिंक दी है सी सैट चैनल की, वहाँ पे जाके विजिट कर सकते हैं. यू कैन सब्सक्राइब टू दैट चैनल एज वेल. उसमें बहुत अच्छे से, काफ़ी अच्छे से कंटेंट आपका कंप्लीट करवाया जाएगा एक एक करके, है ना. तो क्वालिटी की गारंटी हमारी है, बट यू हैव टू गो टू दैट चैनल एंड ज्वाइन दैट चैनल. तो लेट्स स्टार्ट. और प्लीज़ डू लाइक द वीडियो. अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक इट. इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है ना. तो इतना आप हैंडल कर सकते हैं, तो प्लीज़ डू लाइक एंड डू शेयर फ्रॉम योर साइड. लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस फर्स्ट. जिनके क्वेश्चंस हम देखते हैं. पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू जीरो म्यूजिक फेस्टिवल. तो जीरो म्यूजिक फेस्टिवल के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स है. पहला स्टेटमेंट कह रहा है, इट इज द एनुअल फेस्टिवल हेल्ड इन अरुणाचल प्रदेश. दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, फोकसेस ऑन इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस. तो आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन. तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी सी, बोथ. दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है. जीरो म्यूजिक फेस्टिवल इज बेसिकली फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश एंड इट फोकसेस ऑन द इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस. तो दूसरा दोनों स्टेटमेंट सही है. Which of the following ministries has been recently awarded the best ministry for implementation of स्वच्छता action plan for 2018-19? तो कौन सी मिनिस्ट्री को बेस्ट मिनिस्ट्री का अवार्ड मिला है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्वच्छता एक्शन प्लान फॉर 18-19? ऑप्शंस आर ए, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट. द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज हैज बीन अवार्डेड दिस स्वच्छता एक्शन प्लान के लिए. Okay, this was not a good question. I think this was not a good question which we included. Actually, sometimes I get the questions from I ask the team members to make the question and then they degrade the quality by giving these type of questions. Okay, so I will look into this as well. Okay, so तरीके से consider the following statement with respect to WTO. First statement is, domestic subsidies should not exceed 100% of the value of production under the WTO's rules on agriculture. दूसरा स्टेटमेंट है, इंडियाज इंटरेस्ट सबवेंशन, प्रोडक्शन सब्सिडी, बफर स्टॉक सब्सिडी एक्सेट्रा आर द सोर्स ऑफ कंटेंशन बिटवीन द वेयर एज फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइसेस हैज बीन रिजॉल्व. तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन? आंसर विल बी ए, केवल पहला ही सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है क्योंकि अभी ये रिजॉल्व नहीं हुआ है. ओके, तो ये सिंपल सी बात है. हमारा जो कंटेंशन है ये सब्सिडीज को लेकर के हमेशा चलता रहता है, ठीक है ना, एंड दैट हैज़ नॉट बीन रिजॉल्व येट. So they have been challenged. Countries have challenged the various domestic support measures like fair and remunerative prices. ये शुगर केन में जो एमएसपी दी जाती है ना, शुगर केन के केस में जो एमएसपी दी जाती है उसको एफआरपी ही कहा जाता है, यानी कि फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइजेज ही कहा जाता है. तो ये भी आपको याद रखना है. पहला स्टेटमेंट जरूर सही है कि डोमेस्टिक सब्सिडी शुड नॉट एक्सीड 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन अंडर द WTO's रूल ऑन एग्रीकल्चर. तो ये सही था. तो दीज वर द 3 क्वेश्चन फॉर यू टुडे. 2 क्वेश्चन में तो आपको सीखने को मिला होगा, लेकिन एक क्वेश्चन बेकार था. That should not have been the question for the day. तो इसको आप याद रखेगा. So let's move ahead with the news analysis part. The first news is NatGrid gets access to data from 14,000 police stations. तो NatGrid यानी कि नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड जो है, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड हैज साइंड एन MOU विद NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो. इनके साथ उन्होंने MOU साइन किया है फॉर एक्सेसिंग द डेटा ऑफ सेंट्रलाइज डेटा ऑफ FIRs एंड स्टोलन व्हीकल्स. FIRs और स्टोलन व्हीकल्स का डेटा जो है वो NatGrid यानी कि नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड को दिया जाएगा. अब ये 14,000 पुलिस स्टेशन का डेटा कैसे मिलेगा? तो एक सिस्टम है CCTNS, यानी कि जो आपका ये आपका प्रिजन का जो नेटवर्किंग सिस्टम है, जिसमें सारी प्रिजन्स जो कंट्री की हैं, सारे जितने भी पुलिस स्टेशन हैं, नॉट प्रिजन्स, जितने भी पुलिस स्टेशन हैं वो कनेक्टेड है. तो CCTNS इज अ सिस्टम अंडर विच ऑल द पुलिस स्टेशन आर कनेक्टेड. ओके, CCTNS जो इसकी जो हैंडलिंग है वो NCRB यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो करता है. तो याद रखना है कि CCTNS जो है वो ये डेटा प्रोवाइड करेगा, उसके थ्रू ये डेटा प्रोवाइड होगा NatGrid को, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड को. अब ये नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड जो है फर्स्ट कंसेप्चुअलाइज इन 2009, जब P चिदम्बरम ने उसको कंसेप्चुअलाइज किया था. ओके, and it seeks to come as the one-stop destination for security and intelligence agencies
to access databases related to immigration, entry and exit, banking and telephone details of a suspect on a secured platform। तो बेसिकली होगा कि जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, जो भी बड़ी बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसीज है, आईबी हो गया, कुछ और हो गया, तो वो क्या करते हैं, नेटग्रिड एक ऐसा प्लेटफॉर्म रहेगा, सिक्योर्ड प्लेटफॉर्म, जहाँ पे वन स्टॉप डेस्टिनेशन रहेगा। मतलब कि यहाँ पर इंटेलिजेंस एजेंसीज आ सकती हैं, 9 से 10 इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं जो कि आ सकती हैं और डेटा देख सकती हैं, उस डेटा को एक्सेस कर सकती हैं फॉर द सॉवरेंटी, सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ दिस कंट्री इंडिया। ओके, तो ये आपको याद रखना है। नेटग्रिड एक्सेसेस द क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क, जो बेसिकली CCTNS मैं बोल रहा था, उसको बोलते हैं क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स डेटाबेस, CCTNS, जो कि आपको NCRB मैनेज करता है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, क्राइम्स एंड क्रिमिनल्स ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स डेटाबेस। इसमें लगभग 14,000 पुलिस स्टेशन है जो कि कनेक्टेड है। 14,000 पुलिस स्टेशन आर कनेक्टेड अंडर दिस CCTNS, यानी कि क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स डेटाबेस। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस। एंड नेटग्रिड 2009 में कंसेप्चुअलाइज हुआ था, अभी भी पूरी तरीके से ये एक्टिवेटेड नहीं है, आपको कहना चाहिए। सो फॉर दैट थिंग इज देयर। पंजाब फार्मर्स फाइंड अ बेटर वे टू ग्रो पैडी। अब पैडी ग्रो करने के लिए पंजाब फार्मर्स ने एक नया तरीका ढूंढा है। नया तरीका तो नहीं है, थोड़ा पुराना ही तरीका है। इसको बोलते हैं डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस, यानी DSR टेक्निक बोलते हैं। तो अगर UPSC आपसे पूछता है कि DSR टेक्निक किससे रिलेटेड है, DSR टेक्निक किस रिलेटेड टू, तो इसको क्रिकेट से मत कर देना, है ना। क्रिकेट से भी रिलेटेड है वो, लेकिन DRS होता है, ठीक है, DRS सिस्टम होता है। एक होता है DRS सिस्टम और यह DSR है। तो DSR लिख के वो आपको क्रिकेट लिख के कंफ्यूज भी कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, जो क्रिकेट वाला है वो DRS है। ओके, क्रिकेट वाला जो सिस्टम है वो DRS सिस्टम कहलाता है, याद रखिएगा। आपका DSR जो मेथड है, इट्स अ डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस बोलते हैं, डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस टेक्निक बोलते हैं इन द खरीफ सीजन, रादर देन डूइंग द ट्रेडिशनल ट्रांसप्लांटिंग। तो आप सबको पता होना चाहिए जिसमें कि जो ये पैडी ग्रो होता है, पैडी के लिए पहले उसको रोपा लगाते हैं ना, हिंदी में इसको रोपा लगाना बोलते हैं, और उसको फिर उसके बाद एक जगह पहले नर्सरी में डालते हैं, फिर उसका ट्रांसप्लांट करके आप उसमें लगाते हैं, फिर उसमें पानी से भर के उसको रोपा लगाते हैं। तो ये जो मेथडोलॉजी है, इसको ना यूज करके आप इसमें डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस यूज कर रहे हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें आपका पानी की बचत होती है। पानी की बचत क्यों होती है? क्योंकि इसमें रोपा नहीं लगाना पड़ता, इस तरह से पानी से फ्लड नहीं करना पड़ता आपके फील्ड को, तो आपका पानी की काफी ज्यादा बचत हो जाती है। तो रिसर्चर्स हैव डेवलप्ड सुटेबल डायरेक्ट सीडिंग अल्टरनेटिव्स टू ट्रांसप्लांटेड पैडी। और डायरेक्ट सीडिंग में क्या होता है, बेसिकली जो नर्सरी में ट्रांसप्लांटेशन होता था, कल्टिवेटिंग रेजिंग ऑफ नर्सरी फॉर ट्रांसप्लांटेशन इज डन अवे, मतलब नर्सरी में जो ग्रो करने की जरूरत थी वो अब नहीं पड़ेगी। एडवांटेजेस क्या है? पंजाब में बेसिकली इसका बहुत ज़्यादा एडवांटेज है, क्योंकि यहाँ पे लेबर शॉर्टेज होती है। तो लेबर अगर शॉर्टेज है, अब कोविड-19 के टाइम में तो स्पेशली और ज़्यादा यूजफुल रहेगा। देखो मैंने पहले ही लिखा था कि पंजाब में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि लेबर शॉर्टेज रहती है, जब पीक डिमांड रहती है, तो उसको इसमें अगर नर्सरी वाला प्रोसेस ही हट जाए तो लेबर्स की जरूरत कम पड़ेगी। इन केस ऑफ डिले ऑफ मानसून और शॉर्टेज ऑफ वाटर का शॉर्टेज है या डिले ऑफ मानसून है तो भी आता है। तो DSR गिव्स द फार्मर फ्लेक्सिबिलिटी टू टेक अप डायरेक्ट सोइंग ऑफ पैडी with a suitable duration variety to fit into the leftover season. Then direct sown rice consumes relatively less water compared to transplanted flooded rice. तो transplanted flooded rice ज़्यादा पानी लेता है और direct sown rice जो होता है एक कम पानी लेता है। एनर्जी डिमांड जो रहती है फॉर पंपिंग इरिगेशन वाटर इज ऑल्सो लो। अगर पानी की डिमांड ही कम है तो पंप कम चलेगा तो एनर्जी डिमांड कम रहेगी। देन अर्ली मैच्योरिटी, इसका एक बेनिफिट है अर्ली मैच्योरिटी, अनडिस्टर्ब्ड सॉइल स्ट्रक्चर, बेटर फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी। डायरेक्ट सोइंग कैन बी प्रैक्टिस्ड फॉर कल्टिवेटिंग बोथ कोआर्स राइस एंड बासमती राइस वेयर एवर फीजिबल। तो ये सारे इसके एडवांटेजेस हैं जो मैंने बताया, इसको आप याद रखिएगा। इसके दो ड्रॉबैक्स भी हैं, सीड रिक्वायरमेंट हाई रहता है एंड अर्ली सोइंग इज रिक्वायर्ड। सीड रिक्वायरमेंट जो नंबर ऑफ सीड्स वो ज्यादा लगते हैं और अर्ली सोइंग इज रिक्वायर्ड। तो दीज आर द बेनिफिट्स एंड दीज आर द शॉर्टकमिंग्स ऑफ दिस डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस। और इसमें एक स्टेबल बर्निंग की जो प्रॉब्लम है वो भी दूर हो सकती है। ओके, स्टेबल बर्निंग की जो समस्या है पंजाब में वो भी दूर हो सकती है। सो दीज आर द थिंग्स, दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स हैं। तो यहाँ पे हम आएंगे एडिटोरियल सेक्शन में। पहला एडिटोरियल है, चलो एडिटोरियल से पहले मैं आपको क्वेश्चंस बता देता हूं जो आपको लिखने हैं। पब्लिक हेल्थ रिमेन्स अ मेजर ब्लाइंड स्पॉट इन इंडियाज स्मार्ट सिटीज एम्बिशंस, कमेंट। ओके, पब्लिक हेल्थ जो है रहा है, इट हैज बीन अ मेजर ब्लाइंड स्पॉट इन इंडियाज स्मार्ट सिटीज एम्बिशंस, यू हैव टू कमेंट ऑन दैट। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ सोशल स्टडीज इन द डेवलपमेंट ऑफ अ गुड सिटीजन। तो व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ सोशल स्टडीज इन द डेवलपमेंट ऑफ अ गुड सिटीजन। तो दीज आर द टू क्वेश्चंस फॉर यू टुडे, जिसके आंसर्स आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो प्लीज डू ट्राई एज वेल दीज एज वेल, उसके आंसर्स भी आप ट्राई करिएगा अपनी तरफ से।
पहला जो आर्टिकल है वो है श्योर पावर। अब ये जो आर्टिकल है वो इंडिया की सोलर सिस्टम की जो सोलार एनर्जी का जो स्ट्रेटजी रहा है उसके ऊपर है, और अभी क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं इन गोइंग ग्रीन इन द एनर्जी कॉरिडोर्स, तो इसके ऊपर ये आर्टिकल लिखा गया है। अब ऑथर ने आर्टिकल इसलिए क्योंकि अभी आप सबको पता है कि रीवा मध्य प्रदेश में 750 मेगावाट का फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है। रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्रोजेक्ट के नाम से ये स्टार्ट हुआ है, जो कि डीएमआरसी को भी ट्रांसफर करेगा। 750 में 250 मेगावाट के तीन प्लांट हैं, 250 मेगावाट के 3 है, 3 प्लांट्स ऑफ 250 मेगावाट्स मेकअप 750 मेगावाट फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट इन रीवा। और बेसिकली हो क्या रहा है कि द आइडिया ऑफ बिल्डिंग अ डोमेस्टिक सोलर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री दैट डिलीवर्स इंक्रीजिंग वॉल्यूम्स ऑफ क्वालिटी फोटोवोल्टिक सेल्स मॉड्यूल्स एंड एसोसिएटेड इक्विपमेंट इज लॉन्ग इन द टूथ। अभी हो क्या रहा है कि इंडिया में, ठीक है, हम सोलर की तरफ जा तो रहे हैं, लेकिन अभी भी हमको फोटोवोल्टिक्स की जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गई, जो रॉ मटेरियल्स जो चाहिए वो सब हम कहीं ना कहीं चाइना पे या किसी दूसरी कंट्री पे अभी भी डिपेंडेंट है, उसमें अभी हमको सेल्फ रिलायंस नहीं मिला है। इंडिया के अगर हम इंस्टॉल्ड बेस देखें दिस सोलर की, तो वो 35 गीगावाट है। ग्रीन पावर सोर्स की देखें तो 35 गीगावाट्स है। And this is projected addition of capacity until 2024 in a COVID affected future is estimated by industry to be around 50 गीगावाट। तो 2024 तक ये लगता है कि 50 गीगावाट तक ही पहुंच पाएगा, जो ग्रीन एनर्जी का अपन अगर वो देखें क्वांटम देखें इंडिया में। अगर हम पेरिस एग्रीमेंट को देखें, पेरिस क्लाइमेट डील को देखें, जो कि 4-5 साल पहले की बात है, तो हमने बोला था कि हम इंस्टॉल करेंगे 100 गीगावाट ऑफ सोलर एनर्जी। हमने उसी समय बोल दिया था कि 100 गीगावाट ऑफ सोलर एनर्जी 2022 तक ही कर देंगे, क्योंकि हमारा टारगेट था 175 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2022। उसमें से 100 गीगावाट जो रहेगा वो सोलर एनर्जी रहेगा। बट अगर हम इससे कंपेयर करें जो अभी करंटली इंस्टॉल्ड है, तो देयर इज अ शार्प डेफिसिट इन दैट, काफ़ी ज़्यादा अंतर है दोनों में। तो कंबाइंड विद लो डोमेस्टिक सेल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, हमारे यहाँ दिक्कत क्या है कि हमारे यहाँ जो फोटोवोल्टिक सेल है उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बहुत कम है। एंड हैवी रिलायंस ऑन चाइना इज वेरी हैवी। हाई एम्बिशन मस्ट नाउ बी सपोर्टेड बाय एग्रेसिव ऑफिशियल पॉलिसी एज वेल। तो हमारे जो इतने बड़े बड़े एम्बिशंस हैं सोलार के लेकर के, तो उनको हमको ऑफिशियल पॉलिसी से भी सपोर्ट करना चाहिए। और हमको बेसिकली अपने यहाँ जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है, लोकल जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है फोटोवोल्टिक सेल की या इंस्टॉल्ड कैपेसिटी बढ़ाने के लिए जो रॉ मटेरियल्स की जरूरत है, उन सब में हमको अपनी कैपेसिटी इंक्रीज करने की जरूरत है। दिस इज व्हाट द ऑथर वांटेड टू से। दिस पैंडेमिक प्रेजेंट्स अ क्रिटिकल अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया टू प्लान अ ग्रीन डील। हमको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई कि हम ग्रीन डील को के लिए जाएं ऑन द लाइंस ऑफ व्हाट द ईयू हैज कमिटेड इटसेल्फ टू। यूरोपियन यूनियन को अगर हम देखें तो दे हैव आल्सो कमिटेड देमसेल्फ टू द ग्रीन एनर्जी, एंड उसी में हमको कहीं जाना चाहिए। अब ये अगर हमको चाहिए तो वी शुड अलाइन अवरसेल्व्स टू एनवायरमेंटल एंड सस्टेनेबिलिटी ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले हमको डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा तवज्जो ना देकर के इन्वायरमेंट और सस्टेनेबिलिटी को तवज्जो देनी चाहिए, एंड एनर्जी प्रोडक्शन में खास तौर पर। ओके, एंड वी हैव टू मूव अवे फ्रॉम डर्टी फ्यूल सच एज कोल्स। दिस इज व्हाट द ऑथर सेज। तो ये सारी चीज़ें ऑथर ने कहा है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का तो हमने ही लॉन्च किया है, वी हैव लॉन्च दैट, एंड हमने 120 नेशंस को उसमें अट्रैक्ट भी कर लिया है। तो इट गिव्स अस अनदर अपॉर्चुनिटी की जिसमें हम वर्ल्ड में लीडरशिप भी शो कर सकते हैं। अब हमको बस ये चाहिए कि हमको एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, एंड वी हैव टू यूज द मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी फॉर सोलर फोटोवोल्टाइक इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, तो हमको ये करने की जरूरत है, एंड हमको इंटीग्रेटेड पॉलिसीज बनानी चाहिए जो कि स्टेट्स को सपोर्ट करे, ताकि और ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग को बेस मिल सके। इंडस्ट्री जो सेटअप हो रही है उसको हमको लो कॉस्ट फाइनेंसिंग प्रोवाइड करनी चाहिए, है ना। तभी हम जाकर के कहीं ना कहीं अपना रिलायंस जो चाइना पे है वो भी कम कर सकते हैं, और अपनी जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है सोलर फोटोवोल्टाइक को लेकर के उसको आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द आर्टिकल ऑल अबाउट। दूसरा जो आर्टिकल है वो हार्डली स्मार्ट अबाउट अर्बन हेल्थ केयर। तो ऑथर ने बोला कि अगर आप जब से ये 2014 के बाद से पुश मिला है, तो स्वच्छ भारत अभियान, स्मार्ट सिटीज, बुलेट ट्रेन, ये सारे नाम आपको शुरुआत में बहुत ज़्यादा सुनने को मिले होंगे, लेकिन अभी ये बज़वर्ड नहीं रह गए, मतलब कि अब इनका ज़्यादा नाम आपको सुनने को नहीं मिलेगा। They are not on the political agenda, they are not on the top list of the political agenda। तो ये आपको बता रहे हैं ऑथर। अब ऑथर ने बोला कि there is a blind spot in the smart cities mission, there is a blind spot in the smart cities mission। तो उन्होंने बोला कि अगर आप एनालिसिस करें स्मार्ट सिटी मिशन का, तो उसमें लगभग 5000 प्रोजेक्ट्स हैं। there are 5000 projects under that, and only 69 of over 5000 projects are related to health infrastructure। only 69 projects out of 5000 are related to health infrastructure, and if you estimate the cost, that is really near about 1% of the total mission cost। पूरे स्मार्ट सिटीज मिशन का केवल 1% हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में है।
Therefore, we can say that public health seems to be a major blind spot in the Indian smart city dreams. तो इंडिया की स्मार्ट सिटी ड्रीम्स में अगर देखा जाए तो पब्लिक हेल्थ एक बहुत बड़ा ब्लाइंड स्पॉट बन के सामने आएगा ना. ऑथर ने कहा है कि अगर हम देखें, वन कुड आर्ग्यू दैट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट अ कोर एलिमेंट ऑफ स्मार्ट सिटी. हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है कोर एलिमेंट नहीं है. ओके, द स्मार्ट सिटी मिशन वॉज नेवर फोकस्ड मेयरली ऑन टेक्नोलॉजी. अब हमको ये समझना चाहिए कि ऐसा नहीं कि स्मार्ट सिटीज़ हमेशा सिर्फ टेक्नोलॉजी बेस्ड है. स्मार्ट सिटीज़ का मतलब है कि ऐसी सिटी विच इज़ एबल टू प्रोवाइड सस्टेनेबिलिटी. एक ऐसी सिटी जो कि आईसीटी का यूज़ तो कर ही रही है, लेकिन वो प्रॉपर हेल्थ, प्रॉपर एजुकेशन, प्रॉपर स्किल डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें जो फोकल पॉइंट होते हैं किसी गवर्नेंस में, वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कर पा रही हैं. अगर हम 12th शेड्यूल देखें जो कि 74th अमेंडमेंट से इंट्रोड्यूस हुआ था, उसमें 18 फंक्शंस हैं म्यूनिसिपैलिटी के. 18 फंक्शंस दिए गए हैं, 18 फंक्शंस दिए गए हैं ना. एंड आई थिंक जो पंचायत है उनको 29 फंक्शंस दिए गए हैं अंडर द 73rd अमेंडमेंट एक्ट. तो 74th अमेंडमेंट देखा जाए तो 18 फंक्शंस आर गिवन टू द म्यूनिसिपैलिटीज. उसमें पब्लिक हेल्थ भी एक फंक्शन है. ओके, पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द सिटीज हैज बीन निगलेक्टेड ओवर द ईयर्स एंड न्यू प्रोग्राम सच एज स्मार्ट सिटी मिशन हैव फर्दर ड्रिवन द लोकल गवर्नमेंट फ्रॉम देयर कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज. तो इस तरीके के जो मिशन है स्मार्ट सिटीज के, और इसमें अगर हेल्थ का एक कंपोनेंट, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट नहीं रहेगा तो जो लोकल गवर्नमेंट है वो और ज्यादा ड्रिफ्ट अपार्ट हो जाएंगे. दे विल ड्रिफ्ट अपार्ट फर्दर. फॉर एग्जांपल कोविड-19 आया तो हमने देखा कि वर्कर्स की कमी पड़ गई, हमने देखा कि हॉस्पिटल्स की कमी पड़ गई, मशीनों की कमी पड़ गई. देयर इज अ हाई लेवल ऑफ वैकेंसी इन आशा वर्कर्स. अगर आप सिर्फ आशा वर्कर्स की देखो तो वैकेंसी बहुत ज़्यादा है. द फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर कैरिंग आउट कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग इन अर्बन एरियाज स्पेशली इन कोविड-19 हॉटस्पॉट सिटीज सच एज मुंबई. तो मुंबई जैसे जगहों में भी आशा वर्कर्स की कमी नहीं, अगर वो वर्कर्स की कमी नहीं होती तो कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग और आसान हो जाती, और ज़्यादा अच्छे से आइसोलेशन हो सकता था, स्क्रीनिंग और अच्छी हो सकती थी. तो ये सारी चीज़ें और अच्छी हो सकती थी. Relative success of Kerala in the containing pandemic has shown how a decentralized political and administrative system with strong local government and high investment in local public health care can be effective. तो अगर केरला की सक्सेस देखी जाए इन कंटेनिंग द कोविड-19 तो वो आपको बताता है कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लोकल गवर्नेंस पे विश्वास रखना, लोकल गवर्नेंस में इन्वेस्ट करना, लोकल गवर्नमेंट के पब्लिक हेल्थ में इन्वेस्ट करना. तो ये सारी चीज़ें ऑथर ने बताई कि केरला में आपको देखने को मिलेगी, इसीलिए वहाँ पे कंटेन करने में सक्सेसफुल भी रहे हैं. तो यही चीज ऑथर ने बोली कि फाइनली हमको ये करने की जरूरत है कि वी हैव टू स्ट्रेंथन द लोकल गवर्नमेंट कैपेसिटीज, वी हैव टू स्ट्रेंथन द लोकल गवर्नमेंट कैपेसिटीज, वी हैव टू इन्वेस्ट हैवीली इन द अर्बन पब्लिक हेल्थ सिस्टम आल्सो, एंड वी हैव टू प्रमोट द प्रोग्राम्स दैट इंप्रूव द लाइवलीहुड्स ऑफ द वल्नरेबल कम्युनिटीज. तो ये करने की जरूरत है, स्ट्रेंथन करने की जरूरत है लोकल गवर्नमेंट की कैपेसिटीज को, इन्वेस्ट करने की जरूरत है अर्बन पब्लिक हेल्थ सिस्टम में, प्रमोट करने की जरूरत है ऐसे प्रोग्राम्स को दैट इंप्रूव द लाइवलीहुड ऑफ द वल्नरेबल कम्युनिटीज. तो वल्नरेबल कम्युनिटीज का जो लाइवलीहुड इंप्रूव करें. एंड स्मार्ट सिटीज मिशन जो कि इस तरह से स्क्यूड प्रायोरिटीज लेकर के जाते हैं, उसमें एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आपको हेल्थ का भी डालना चाहिए, अर्बन हेल्थ मिशन के साथ इंटीग्रेट करके ही इसको आगे बढ़ाना चाहिए. ठीक है ना. दीज आर द सजेशंस गिवन बाय द ऑथर. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट. तो इसमें हमने प्रॉब्लम भी समझ ली और सॉल्यूशंस भी समझ लिए. अगला जो आर्टिकल है वो है म्यूजियम टू मॉस्क. अब दिस वाज रिगार्डिंग द बाइजेंटीन एम्पायर और जस्टिनियन वन, जिसने कि उस समय चर्च की तरह यूज़ किया था आपने हेगिया सोफिया को. ओके, टर्की में हेगिया सोफिया, और 6th सेंचुरी का ये एक मतलब कहना चाहिए कि बिल्डिंग है जिसका कि पहले ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस का यूज़ किया जाता था. क्रिश्चियंस उसमें चर्च की तरह यूज़ करते थे बाइजेंटीन एम्पायर के अंतर्गत. देन 1453 में जब ऑटोमन्स ने अंडर द महमद दे कंक्वर्ड द सिटी, उसके बाद इन्होंने इसको काफ़ी टाइम तक बेसिकली दे यूज्ड इट एज अ मॉस्क और इट वाज द ज्वेल ऑफ द ऑटोमन सुल्तान्स क्राउन. फिर उसके बाद जब मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क द फाउंडिंग फादर ऑफ मॉडर्न टर्की आए, मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क द फाउंडिंग फादर ऑफ मॉडर्न टर्की, ही क्लोज डाउन द मॉस्क इन 1930. 1930 में मॉस्क क्लोज कर दी अंडर द सेक्युलराइजेशन ड्राइव के अंतर्गत, एंड इसको म्यूजियम बना दिया गया 5 ईयर्स लेटर. मतलब 1934 में एक एग्रीमेंट होता है, 1934 के बाद इसको म्यूजियम बना दिया जाता है. ठीक है ना. एंड अब जाकर के वहाँ पे जो कोर्ट है उसने ये डिसीजन लिया है कि इट विल बी अगेन कन्वर्टेड इनटू अ मॉस्क. हेगिया सोफिया म्यूजियम जो है वो अब स्टेटस नहीं रहेगा उसका. ठीक है ना. इट वाज ऑलरेडी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट. आपको कहना चाहिए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी थी, और वहाँ की मोस्ट विजिटेड साइट है, एक तरह से बहुत ज़्यादा विजिटेड साइट है. तो दीज आर द थिंग्स विच दे आर ऑलरेडी रिगार्डिंग दिस हेगिया सोफिया. इसको आप याद रखिएगा. एंड 1453 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डेट इन द हिस्ट्री. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट है. आप मुझे बताइएगा इन द कमेंट सेक्शन कि 1453 में क्या क्या चीज़ें हुई थी. ठीक है ना.
नाउ द नेक्स्ट आर्टिकल, अब देखो हामिद अंसारी जी की उम्र बहुत लंबी है। कल ही मैं आपसे बोल रहा था कि अगर आप हामिद अंसारी को नहीं जानते दैट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन फॉर यू ऑल। ओके, अगर आपको नहीं पता तो उसमें भी किसी को अगर बुरा लगा होता है, आई एम सॉरी फॉर दैट। अगर आप लोग को ये लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए तो वेरी वेरी सॉरी फॉर दैट कि इस तरीके से मैंने बोला आपको। बट इनकी उम्र लंबी तो है। देखो कल इनका नाम लिया और आज इन्होंने आर्टिकल लिख दिया। एक आर्टिकल नहीं, दो आर्टिकल लिख दिया आज। तो नर्चरिंग सिटीजन्स इन सोशल स्टडीज़, अ वेरी वेरी गुड आर्टिकल, वेरी वेरी गुड आर्टिकल, बहुत ज़्यादा अच्छा आर्टिकल है और हम काफ़ी चीज़ें इस आर्टिकल में देखेंगे। ओके, सो वी विल बी सीइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस आर्टिकल। लेट मी टेल यू दैट वन, एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ। ओके, दिस इज द आर्टिकल। तो अगर हम देखें एमएच आर्थर का ये कहना है, एमएचआरडी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट हैज डिसाइडेड टू एक्सक्लूड सर्टेन सब्जेक्ट्स फ्रॉम द लिस्ट ऑफ टॉपिक्स ऑफ स्टडी इन द सोशल साइंस करिकुलम। आर्थर का ये कहना है कि 9th से 12th के बीच में बहुत सारी चीज़ें सोशल साइंस की हैं जो कि कट कर दी गई हैं अंडर द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिड्यूसिंग द सिलेबस बाय 30% इन टोटलिटी को। तो ऑथर का ये कहना है, मतलब हामिद अंसारी जी का ये कहना है कि ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट की जो मिनिस्ट्री है उसने भी डिसाइड किया था, सीबीएसई ने डिसाइड किया था बेसिकली कि 30% सिलेबस रिड्यूस किया जाएगा। अब उस 30% सिलेबस रिडक्शन के चक्कर में क्या होगा कि सोशल साइंस का भी सिलेबस अब हर सब्जेक्ट ही 30% से रिड्यूस होगा। ओके, साइंस के ऊपर बायोलॉजी और जो फिजिक्स वाली चीज़ थी वो हमने अभी डिस्कस की थी 2 दिन पहले आर्टिकल में। आज हम डिस्कशन करेंगे सोशल साइंस का क्या इंपॉर्टेंस है। तो ऑथर ने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बताई है कि क्यों ये रिडक्शन जो है वो सही नहीं है। तो अगर हम साइंस एंड जो सीबीएसई का करिकुलम है उसके साइलेंट फीचर्स को देखें, अगर हम साइलेंट फीचर्स देंगे सीबीएसई के करिकुलम की, तो वो क्या बोलता है? द करिकुलम स्ट्राइव्स टू प्रोवाइड एम्पल स्कोप फॉर फिजिकल, इंटेलेक्चुअल एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। जो उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं क्या क्या हैं करिकुलम के? इट स्ट्राइव्स टू प्रोवाइड एम्पल स्कोप फॉर फिजिकल, इंटेलेक्चुअल एंड सोशल डेवलपमेंट। दूसरी चीज ऑथर ने कही कि दे ट्राइव टू स्ट्राइव फॉर अपहोल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज सच एज सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी, रिपब्लिक कैरेक्टर, जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ह्यूमन डिग्निटी, इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन बाय इंकरेजिंग वैल्यू बेस्ड लर्निंग एक्टिविटीज। ये खुद मेंशन किया है सीबीएसई ने अपने स्कूल करिकुलम के बारे में। Item 4 of the silent feature says curriculum strives to nurture life skills by prescribing curricular and co-curricular activities to help improve self-esteem, empathy towards different cultures, etc. लेकिन उसमें कोई मेंशन फंडामेंटल ड्यूटीज़ का नहीं है, या फिर ऐसी कोई फंडामेंटल ड्यूटी का मेंशन नहीं कि टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ दिस कल्चर या टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन नहीं है। ओके, ऑथर ने ये कहा ना, ऑथर ने इसके बाद क्या बोला कि 61st अमेंडमेंट आया 1988 में। 61st अमेंडमेंट एक्ट आता है 1988 में, जिसने कि वोटिंग एज को रिड्यूस कर दिया फ्रॉम 21 टू 18, 21 साल से घटा करके 18 साल कर दी वोटिंग एज आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल 61st अमेंडमेंट एक्ट ने ना। ऑथर ने बहुत अच्छा पॉइंट एक बोला है कि एवरेज जो 12th क्लास को लीव करने की एज है वो है 16 to 17 ईयर्स। इंडिया में वोटिंग की एज है 18 ईयर्स। इसका मतलब ये है कि ये एक चीज़ बेसिक दिमाग में रखनी चाहिए कि बच्चे की जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल समझ है या जो भी इलेक्शन रिलेटेड समझ है या जो भी इंफॉर्मेशन होगी रिगार्डिंग द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिया, ताकि वो एक इन्फॉर्म्ड वोटर की तरह 1 साल बाद इलेक्शन में वोट कर सके, वो स्कूल में डेवलप होगी। अब ऑथर ने यही चीज़ यहाँ पे बोली कि अगर इस तरीके से आप सिलेबस कम कर दोगे, काटते जाओगे, या कोर कुछ तो आपको हटाना पड़ेगा, या तो आपको आइडियल्स हटाने पड़ेंगे, या तो आप सेक्युलरिज्म के बारे में नहीं पढ़ाओगे, या तो आप डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के बारे में नहीं पढ़ाओगे, तो कोई ना कोई चीज़ तो आपको कट करनी पड़ेगी इसी पूरे सोशल साइंस के सिलेबस में से। तो वही चीज़ ऑथर ने कही है कि ये सारी चीज़ें अगर आप करोगे तो फिर कहाँ से आप एक्सपेक्ट करते हो कि जो 12th क्लास का बच्चा जो वहाँ से निकल रहा है वो रिड्यूस्ड सिलेबस पढ़ करके 9 से 12th में वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएगा या वोटिंग कर पाएगा। तो ये सारी चीज़ें ऑथर ने यहाँ पे डिस्कस की है। ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी भी यही बोलती है कि they want to develop constitutional values। ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी 2019, ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2019 की पेज 96 में कहती है they want to develop the constitutional values। अब constitutional values ऐसे तो नहीं डेवलप होगी रिड्यूस सिलेबस से या रिड्यूस करिकुलम से। सो हाउ डू यू एक्सपेक्ट द वोटर टू बिकम एन इन्फॉर्म्ड वोटर विद दिस रिड्यूस करिकुलम एंड ऑल। तो ये सारी चीज़ें ऑथर ने डिस्कस की थी। काफ़ी अच्छा ये आर्टिकल था। आई होप यू गॉट क्लैरिटी एंड well done Hamid Ansari ji। I hope ki people will remember you more now। Okay,
तो याद रखिएगा। मैंने फिर आपको बताया था यहाँ पे CCTNS नेटग्रिड का मैंने शुरू में कंसेप्ट बताया था। CCTNS बताता हूँ, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम है। इनिशिएट हुआ था 2009 में, ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था। एंड इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ इनहांसिंग एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ पुलिसिंग। पुलिस स्टेशन लेवल पे पुलिसिंग की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए ICT का यूज़ किया जाएगा। सारे पुलिस स्टेशन को IT इनेबल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर से कनेक्ट किया जाएगा। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंतर्गत ये कनेक्शन किए जाएंगे। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंतर्गत ये सारी चीज़ें कनेक्ट की जाएंगी। तो दिस इज अनदर थिंग विच वॉज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। गवर्नमेंट अगेंस्ट द वर्चुअल मीटिंग ऑफ हाउस पर ये भी हामिद अंसारी जी ने ही अभी राज्यसभा के रिगार्डिंग बोला है, तो इसको आप याद रख सकते हैं। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम है जिसके बारे में हमको डिस्कस करना है। चाइना ईरान क्लोज टू रीच ट्रेड एंड मिलिट्री पार्टनरशिप। अब चाइना ने बहुत ज़्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट करने का प्लान बना लिया है इन द ईरान एंड चाइना हैव क्वाइटली ड्राफ्टेड अ स्वीपिंग इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी पार्टनरशिप दैट वुड क्लियर द वे फॉर बिलियंस ऑफ डॉलर ऑफ चाइनीज इन्वेस्टमेंट इन एनर्जी एंड अदर सेक्टर। तो चाइना बिलियंस ऑफ डॉलर एनर्जी और अदर सेक्टर्स में लेके जाएगा ईरान में। अब ये बेसिकली आपका काटसा एक्ट है, अमेरिका चलाता है, जिसको बोलते हैं काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज बाय सैंक्शंस एक्ट। ओके, काटसा बोलते हैं काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। मतलब सैंक्शंस लगा करके वो अमेरिका के एडवर्सरी नेशन जैसे कि रशिया हो गया, ईरान हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया, इन्हीं कंट्रीज के लिए उसने काटसा लाया था। ओके तो अब चाइना ने इन सब चीज़ों को दरकिनार करते हुए बेसिकली काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग बना ली है ईरान के साथ डील के। और ये चीज़ दिखाता है कि हमको भी अपनी पॉलिसी में थोड़ा इंडिपेंडेंस रखना चाहिए। हमको अमेरिका ने बोल दिया कि आप ऑयल नहीं लेंगे, तो हमने तुरंत ऑयल लेना बंद कर दिया ईरान से। वहीं पर अमेरिका क्लियर कट बोलता है कि ईरान के साथ कोई डील नहीं करेगा, अदरवाइज मैं उसको कट कर दूंगा। तो चाइना वहाँ पर बिलियंस ऑफ डॉलर की तैयारी कर लेता है। तो ये डिफरेंस तो है ही आपके और चाइना के बीच में। ये चीज़ आपको समझनी चाहिए कि आप अभी भी अपनी पॉलिसीज़ में फ्री नहीं है। आज भी आप अपनी पॉलिसीज़ में इंडिपेंडेंट नहीं है। दीज आर द थिंग्स विच यू शुड रिमेंबर। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है। अब चाइनीज़ जो प्रेजेंस रहेगी अमेरिका में, ईरान में, वो बैंकिंग से लेकर के टेलीकम्युनिकेशन, पोर्ट्स, रेलवेज, डजन्स ऑफ अदर प्रोजेक्ट्स। इन एक्सचेंज चाइना वुड रिसीव रेगुलर एंड अकॉर्डिंग टू ईरानियन ऑफिशियल एंड ऑयल ट्रेडर हैवीली डिस्काउंटेड सप्लाई ऑफ ईरानियन ऑयल फॉर द नेक्स्ट 25 ईयर्स। 25 साल के लिए हैवीली डिस्काउंटेड ऑयल उनको मिलने वाला है। तो ये चीज़ आप भी तो कर सकते थे, बट नहीं, आपने तो क्या किया, आप डर के अपनी पॉलिसी में बैठ के आपने बोला कि भैया अमेरिका से कौन पंगा ले, उन्होंने मना कर दिया तो हम नहीं करेंगे। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू नेशंस, और ये डिफरेंस दिखता है। तो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक दैट वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।